Friends, and welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis from 17 to 22 of November 2023 एंड यहाँ हम न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस दोनों देखेंगे। तो पहली जो न्यूज़ रही है इम्पॉर्टेंट वो है इंडिया का MSCI EM इंडेक्स में उनकी कंपनीज बढ़ाई जा रही हैं और उसका इंडेक्स में क्या असर पड़ेगा वो दोनों चीज़ें। तो पहली चीज़ तो है कि MSCI इंडेक्स है क्या, ये तो इसको बोलते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। याद रखिएगा, MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स बोलते हैं। और ये कहाँ पर होस्टेड है, कहाँ कोई इंडेक्स है तो कहीं पे होस्टेड होगा, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क के। तो याद रखिएगा MSCI जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में लिस्टेड ग्लोबल इंडेक्स है और वो ट्रैक करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनीज की इन फास्ट ग्रोइंग नेशंस। जो फास्ट ग्रोइंग नेशंस हैं वहाँ पे ट्रैक करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द की कंपनीज, ठीक है ना। इसको लॉन्च किसने किया था, तो ये MSCI इनकॉर्पोरेशन, जिसको पहले मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल कहा जाता था 1988 में, उसने लॉन्च किया, ठीक है ना। एंड इट्स स्टॉक्स इंडाइसेस आर वाइडली ट्रैक्ड बाय द ग्लोबल एसेट्स मैनेजर्स। तो जो ग्लोबल एसेट मैनेजर हैं वो इसके इंडेक्स को ट्रैक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मतलब क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, उसी की बेसिस में किस कंट्री की कौन सी कंपनी का कितना वेटेज है और कितना उसका प्रोस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है ना। एंड इसके हिसाब से ही जो होता है कि ग्लोबल मार्केट्स को किसको कितना पैसा जाना चाहिए वो सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती है, ठीक है ना। इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ऑब्वियस सी बात है। ये रिफ्लेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप एंड मीडियम कैप कंपनीज इन 25 नेशंस। तो 25 नेशंस को इसमें एंट्री मिली है, 25 फास्ट ग्रोइंग नेशंस को, एंड दैट इज अ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। याद रखिएगा, ये भी आप याद रखना। एंड इसमें इंक्लूड कैसे होते हैं, तो जो स्टॉक वेट होता है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वो बेस्ड होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कि मार्केट में जैसे मान लो 10,000 शेयर हैं, 20 रुपए का शेयर है, तो कितना कैपिटलाइजेशन है, 20 इंटू 10,000 है ना, तो ये इतने का मार्केट रहेगा। उसके बेसिस में स्टॉक वेट लिया जाता है, उसके हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। तो जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतना वेट एलोकेट किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो जिस स्टॉक का जितना ज़्यादा, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास है ना, तो ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज किया हुआ है उसने, तो वहाँ पर ज़्यादा उसको वेटेज दिया जाएगा। अगर हम देखें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है इस इंडेक्स में, तो इंडिया को इंक्लूड किया गया था MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 1994 में, 1994 में इंक्लूड किया गया था। एंड इंक्लूजन के बाद 9 इंडियन स्टॉक्स थे जो इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं MSCI EM इंडेक्स को। एंड अभी ये बढ़ करके कितने हो जाएंगे, MSCI EM इंडेक्स में 131 स्टॉक्स हैं, ठीक है ना। तो पहले 9 से स्टार्टिंग हुआ था, करंट रिप्रेजेंटेशन 131 स्टॉक्स तक पहुंच चुका है। इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट वेटेज है आफ्टर चाइना। याद रखिएगा, इंडिया का जो वेटेज है वो सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर चाइना। तो ये पहली न्यूज़ थी MSCI EM यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के रिगार्डिंग। दूसरी जो न्यूज़ है वो है ASCI मूव्स गाइडलाइंस टू चेक ग्रीन वॉशिंग बाय कंपनीज, है ना। याद रखिएगा, ग्रीन वॉशिंग कंपनीज की चेक करने के लिए ASCI ने कुछ गाइडलाइंस प्रपोज की हैं, मूव किया, आइडिया रखा है। तो ASCI क्या है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ASCI स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसने गाइडलाइंस रिलीज की है टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग ऑफ द कंपनीज। जो कंपनीज ग्रीन वॉशिंग कंपनीज करती हैं उससे बचने के लिए गाइडलाइंस निकाले हैं। पहला सवाल तो यह है कि ग्रीन वॉशिंग है क्या। तो ग्रीन वॉशिंग एक डिसीटफुल मार्केटिंग गिमिक है। डिसीटफुल मतलब कि धोखा देता है। कैसे, कि मान लो कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है और कार्बन काफ़ी रिलीज कर रही है, बट वो अपना एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करेंगे कि जो उनका प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट बन रहा है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो एक तरीके से डिसीट यानी कि धोखा दे रहे हैं ना वो जनता को, है ना, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन रहे हैं जबकि वो नहीं है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इस तरीके की जो डिसीटफुल गिमिक होता है कंपनीज यूज़ करती हैं, और इसको क्यों यूज़ करती हैं, ताकि उनके इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस को एग्जेजरेट किया जा सके। तो ये इंटेंशन क्या होता है, मेनली इंटेंशन होता है पब्लिक को, कंज्यूमर को मिसलीड करना, जो कि प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको मिसलीड करना, है ना। ये बता करके कि भैया हम बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली कॉन्शियस ब्रांड है, तो ये करके वो मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो एक वॉल्यूंट्री सेल्फ रेगुलेटरी काउंसिल है, एंड इसको रजिस्टर किया गया है एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में। याद रखिएगा, वॉल्यूंट्री है, सेल्फ रेगुलेटरी काउंसिल है, एंड रजिस्टर किया गया एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। एम की बात करें तो ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम मिसलीडिंग क्लेम्स मेड बाय द कंपनीज, एंड ये सारी चीज़ें। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1985 में हुआ था, सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, और इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर
गवर्नर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल होते हैं, सेक्रेटेरिएट भी है इसका, 16 मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, है ना। 4 ईच सेक्टर से, 4 सेक्टर कौन कौन से, एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीडिया, ये सारे सेक्टर्स के 4 रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ गवर्नर में, ठीक है ना। फंक्शन मेन वही है, कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स की आती रहती हैं कि अगर किसी ने अनफेयर या फॉल्स क्लेम किया, जैसे बोलते हैं भाई 2 दिन में हाइट बढ़ जाएगी, 4 दिन में हाइट बढ़ जाएगी, है ना, 5 दिन में टकले हो जाओगे, 6 दिन में बाल आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी अलग अलग विज्ञापन है। एक मल्लूका क्लासेस है, जैसे कई बार नहीं कहना चाहिए, चलो एनीवेज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इनोवेशन हैंडशेक, अब इंडिया एंड यूएस हैज लॉन्च्ड इनोवेशन हैंडशेक टू डीपेन द बायलैटरल टेक टाइज। इनोवेशन हैंडशेक इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है, और ये बेसिकली एक मतलब एक तरीके से कहना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि इनोवेशन हैंडशेक किसके साथ इंडिया ने किया, तो यूएस के साथ किया है। और क्यों किया है, ताकि जो टेक्निकल टेक टाइज हैं उनको डीपेन किया जा सके, मतलब इंडिया और यूएस के बीच का जो टेक्निकल टाइज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। अब ये इनोवेशन हैंडशेक है क्या, अगर हम बात करें तो इंडिया यूएस ने लॉन्च किया है। इट इज़ अ कंसेप्ट डेवलप्ड अंडर द इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग, और बेसिकली टू ब्रिंग द टू गवर्नमेंट्स टुगेदर विद वेंचर कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स, एंड दे विल हैव ओपन डिस्कशंस ऑन टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज एंड टैकल चैलेंजेस इन की सेक्टर्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएस इंडिया के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के लिए भी। यूएस इंडिया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इनोवेशन हैंडशेक है वो इंडिया और यूएस के बीच में जो एक तो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है दोनों स्टेक होल्डर्स बैठ करके देख सकते हैं एक जगह, तो ये कनेक्ट करने का एक अच्छा मतलब सिस्टम रहेगा जिसमें स्टार्टअप्स के लिए मदद रहेगी, और अगर कोई रेगुलेटरी हर्डल है एक दूसरे की कंट्री में काम करने में तो वो भी दूर की जाएगी, है ना। और आज जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है, इनोवेशन उसमें प्रमोट करना, जॉब ग्रोथ, ये सब तो काम रहेगा ही रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, टॉपिक आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, और उसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ हमको पढ़नी है। तो ऑब्वियसली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है क्या है ये नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो अभी हुआ क्या है रिसेंटली कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है हमारे इंडिया में और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो IRDAI यानी कि NHA और IRDAI जो है वो मिल के कोलैबोरेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑपरेशनलाइज द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, इसको डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, ठीक है ना। नेशनल हेल्थ केयर अथॉरिटी ने इसको हेल्थ अथॉरिटी ने डेवलप किया है, और एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे एक गेटवे बनाया गया है फॉर एक्सचेंजिंग द क्लेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है ना। तो क्लेम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो एक्सचेंज की जाएंगी अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना। ऑब्वियसली बात इसका मेन एम क्या है कि जो क्लेम की प्रोसेसिंग है, हेल्थ क्लेम, जो हेल्थ क्लेम का मतलब क्या होता है कि आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और आपको कल को कोई बीमारी होती है तो आप क्लेम करते हैं ना भाई कि भैया ये बीमारी के लिए हमने हेल्थ क्लेम लिया था तो हमको पैसा दे दो। तो उसकी पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाना एक पोर्टल के दौरान वो किया जाएगा। बड़ा सवाल आता है कि भैया ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है। तो हेल्थ अथॉरिटी 2019 में बनाई गई थी, और ये अटैच्ड ऑफिस है टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड इसकी पूरी ऑटोनॉमी मेंटेन की गई है। इसने रिप्लेस किसको किया है, तो नेशनल हेल्थ एजेंसी हुआ करती थी पहले, उसको रिप्लेस किया है। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेसिकली कि इम्प्लीमेंट करना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। आयुष्मान भारत आप सबको पता होगा कि 5 लाख तक का दिया जाएगा टेस्ट सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए, है ना, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। और दूसरा है जो उसमें आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है जन आरोग्य योजना जिसमें 5 लाख रुपए टर्शरी और सेकेंडरी इलनेसेस के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसका गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। अगला टॉपिक है अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। क्या है अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है 6 इंडियन रेस्टोरेंट्स वर्ल्ड वाइड फॉर प्रमोटिंग इंडियन क्यूलिनरी ट्रेडिशंस, ठीक है ना।
अब अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है क्या? ये लॉन्च किया है ICCR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने लॉन्च किया अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है? ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने लॉन्च किया है। मेन इसका एम क्या है? एम इज टू रिकॉग्नाइज इंडियन रेस्टोरेंट्स अब्रॉड, ऐसे रेस्टोरेंट्स इंडियन जो कि अब्रॉड काम कर रहे हैं, विच आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर थ्रू देयर क्यूलिनरी कंट्रीब्यूशन। मतलब कि ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स जो बाहर खुले हुए हैं और इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं बाय देयर क्यूलिनरी वर्क, यानी कि क्यूलिनरी का मतलब क्या होता है? जो खाने पीने की चीज़ होती है ना। तो ये सर्टिफिकेशन जो होता है ये हेल्प करता है पीपल अब्रॉड टू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंडियन रेस्टोरेंट। अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट देख करके कोई भी समझ जाएगा कि भैया ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए इसको दिया गया। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब ये चूँकि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR ने दिया है ये अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट, तो क्या है ICCR? आप सबको पता है, इट इज़ ए ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर आपसे पूछे कि ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। 1950 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे इंडिया के। इसका मेन काम क्या है? टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर्टेनिंग टू द इंडियाज एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस, यानी भारत के एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना बिटवीन द नेशंस, है ना, उनके कल्चर को और प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना, कल्चरल एक्सचेंज को मेक श्योर करना कि हो सके कल्चरल एक्सचेंज, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी पता होगा। And ICCR has also been assigned the responsibility of facilitating the celebration of International Day of Yoga by Indian missions post abroad since 2015। तो बाहर जो भी देश हैं वहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ICCR को दी गई है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अगला जो टॉपिक है वह किल स्विच टू एलिमिनेट कैंसर। अब ये क्यों न्यूज़ में था? तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो है US के डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर से, उन्होंने डिस्कवर की एक किल स्विच विच कैन ट्रिगर द डेथ ऑफ कैंसर सेल। जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसके डेथ को ट्रिगर करने के लिए किल स्विच एक ईजाद की गई है, या फिर कहना चाहिए बनाई जा रही है US डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के द्वारा। तो किल स्विच क्या है? बेसिकली साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया है किल स्विच यानी कि ऐसा प्रोटीन ऑन रिसेप्टर that can be designed to kill the cancer cells. It can act as a protein on a receptor that can be designed to kill the cancer। ठीक है ना। एक रिसेप्टर है CD95, इसको फास भी कहा जाता है। CD95 रिसेप्टर को फास भी कहा जाता है। तो एक प्रोटीन ऑन अ रिसेप्टर का नाम क्या है? CD95, ठीक है ना। तो साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया है दिस प्रोटीन ऑन अ रिसेप्टर CD95। एक प्रोटीन निकला है। कहाँ पे प्रोटीन मिला है? एक रिसेप्टर में जिसका नाम है CD95, जिसको फास भी कहा जाता है, और दैट कैन बी डेडली फॉर द कैंसर सेल्स। तो किल स्विच बेसिकली ऐसे बनाई जाएगी कि ये सेल मेम्ब्रेन्स में रिसाइड करेंगे, और ये इस तरीके से डिज़ाइन होगी कि ये खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन इंड्यूस कर सकती है जब ये एक्टिवेट होगा। तो किल स्विच कैन बी डिजाइंड टू इंड्यूस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड इन कैंसर सेल्स व्हेन एक्टिवेटेड, ठीक है ना। एंड दिस डिस्कवरी इज अ पार्ट ऑफ CAR T सेल थेरेपी, है ना। CAR T सेल थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें इसको यूज़ किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये CAR T सेल थेरेपी क्या होती है। देखो CAR T सेल थेरेपी क्या होती है, लिख लेना आप लोग फुल फॉर्म। चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, चिमेरिक यानी CHIMERIC, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टी सेल जो होती हैं विच आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल एक्चुअली, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है सो दैट दे कैन फाइंड एंड डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स। तो CAR T सेल्स, ये देखो लिखा है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। तो इसमें क्या होता है, लैब में प्रोड्यूस किए जाते हैं चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स, एंड उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में, उनके टी सेल्स में, इस तरीके से कि टी सेल्स जो हैं वो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर दें, कैंसर सेल्स को। एंड इस थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा बेसिकली यूज़ भी इसको देखने को, ल्यूकेमिया जैसी कैंसर्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ देखने को मिला है। अगला जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। तो ये क्या है? भी रिसेंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इंडिया के जो हैं उन्होंने स्ट्रेस किया ऑन द नीड फॉर द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स, है ना। और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स जो होना चाहिए वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड लेस सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से बाकी बहुत खुश नहीं थे। तो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो 1999 यानी कि 1999 में स्टार्ट किया गया था बाय वर्ल्ड बैंक रिसर्चर्स, एंड डेटा
इज़ अपलोडेड मैनुअली एवरी सितंबर, ठीक है ना। तो इसको रिलीज़ कौन करता है? पहले तो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स को। और ये बेसिकली इसका एम क्या है? टू हेल्प द रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट्स इन असेसिंग द ब्रॉड पैटर्न इन परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस कंट्रीज़। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में गवर्नेंस को लेकर के क्या परसेप्शन है, ये एनालिस्ट और रिसर्चर्स को पता चल सके, इसलिए वर्ल्ड बैंक ये निकालता है। लगभग 215 कंट्रीज़ की रैंकिंग निकाली जाती है। 6 डायमेंशंस हैं गवर्नेंस के, जिनके बेसिस पे ये निकाला जाता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स। ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े याद रखिएगा, है ना। और ये वही है कि गवर्नेंस को लेकर के लोगों का परसेप्शन क्या है ना। तो लोग कितने खुश हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। मित्र शक्ति न्यूज़ में था, तो 9th एडिशन है मित्र शक्ति का। इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आपको दो चीज़ें मैं पूछता हूँ, गरुड़ किसके बीच में है, सूर्य किरण किसके बीच में है? और अगर आप बता सके तो मुझे बताइएगा कि और खंजर किसके साथ होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं, अगर आंसर कर सके कमेंट सेक्शन में, दैट विल बी गुड। बर्तन बैंक के बारे में आपको बता दूं, तो एक पंचायत है उड़ीसा में, नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रिसेंटली उसने इंट्रोड्यूस किया है बर्तन बैंक टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एक पंचायत है उड़ीसा में, उसने बर्तन बैंक बनाया है टू रिड्यूस द प्लास्टिक बैंक। तो बर्तन बैंक क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ स्टील यूटेंसिल्स। तो स्टील यूटेंसिल्स की एक रिपोजिटरी के रूप में बनाया जाएगा। एंड ये एज अ अल्टरनेटिव यूज़ होगा टू द सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, जो यूज़ होता है ना कि एक बार प्लास्टिक का यूज़ किया और फिर फेंक दिया, उनको कम करने के लिए, ठीक है ना। फंक्शंस और सोशल गैदरिंग्स में उनके लिए ये यूज़ करने के लिए देगा, रिपोजिटरी ऑफ स्टील यूटेंसिल्स। तो याद रखेगा। साइक्लोन मिथिली के बारे में आपको पता होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंटेंसीफाई ओवर द वे ऑफ बंगाल एंड द स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द बांग्लादेश कोस्ट एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द वेस्ट बंगाल क्लोज कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। मिथिली जो नाम है वो मालदीव्स ने दिया था। छोटा सा सवाल, कई बार मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको, अगर आप मुझे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के होने की कंडीशंस बता दें, है ना, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन डिफरेंट रीजन्स, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। जैसे टॉर्नेडो कहाँ बोलते हैं, हरिकेन कहाँ बोलते हैं, विली विली कहाँ बोलते हैं, ये आप इसका आंसर आप कर सकें तो अच्छा रहेगा। फिर सिनगढ़ फोर्ट न्यूज़ में था, तो सिनगढ़ फोर्ट क्या है? वॉच एंड अर्न इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत सिनगढ़ फोर्ट विच इज़ एन एंशिएंट हिल फोर्ट्रेस लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र, उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा लिया जा रहा है। इसको पहले कोंढाना फोर्ट भी कहा जाता था। ये बैटल ऑफ सिन्हागढ़ के लिए फेमस है। बैटल ऑफ सिन्हागढ़ की अगर हम बात करें तो 1670 में हुआ था। तानाजी मालुसरे एंड मराठा कमांडर थे, तानाजी मालुसरे एंड मराठा कमांडर थे, एंड उदयभान राठौर जो फोर्ट कीपर अंडर जयसिंह वन था, उनके अंतर्गत थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। द फोर्ट ऑफ सिनगढ़ कहाँ पर है और बैटल ऑफ सिनगढ़ कहाँ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये वॉच एंड अर्न जो इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि ये वॉच एंड अर्न इनिशिएटिव क्या है। तो बेसिकली इसमें लोगों को कहा जाता है कि भैया आप रखवाली करो, तो जो फॉरेस्ट है महाराष्ट्र रीजन के वो, और जो ये इस तरीके के बेसिकली वो है कि एक तरीके से लोकल लेवल पे जो कंजर्वेशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, सिनगढ़ में घेरा सिनगढ़ वन संरक्षण समिति बनाई गई है। इसको गवर्नमेंट ने और विलेजर्स ने मिल करके बनाया है ताकि जो कंजर्वेशन है उसको किया जा सके। अगला टॉपिक है VOGSS यानी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। क्या है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट? तो इंडिया ने होस्ट किया है सेकंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट को। वर्चुअल फॉर्मेट में इसको होल्ड किया गया था एंड हैव इनॉग्रेटेड अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्रीज़। इंडिया ने एक सेंटर भी इनॉग्रेट किया है जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए, जिसको दक्षिण नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, ग्लोबल साउथ एक्चुअली इट्स नॉट अ जोग्राफिकल एंड इट रिफर्स टू द डेवलपिंग एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज़ बीन फर्स्ट यूज्ड इन 1969 बाय द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ऑगलेस्बी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये टर्म एक्चुअली ग्लोबल साउथ इज़ नॉट एक्चुअली अ जोग्राफिकल टर्म एग्जैक्टली, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ साउदर्न कंट्रीज ही आती हैं ना, तो इसमें वो सारी कंट्रीज हैं विच आर लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेज में, ठीक है ना। तो उन सब का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के तरीके से बनने की कोशिश करता है एंड दैट इज द रीजन वाई बेसिकली दिस वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ वाज इनॉग्रेटेड। एंड ये सेकेंड एडिशन था इसका, जो कि किया गया इस बार इंडिया होस्ट किया था। और इसमें एक जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं दक्षिण, वो बनाया गया है, याद रखिएगा।
पहली बार जो इंडिया ने लॉन्च किया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ वर्चुअली, वो जनवरी 2023 में किया गया था G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, और अभी ये सेकेंड वन है, ठीक है ना। एंड ये क्यों बनाया गया प्लेटफॉर्म दक्षिण? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेज टू सस्टेन द मोमेंटम जनरेटेड टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, मतलब कि जैसे मान लो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर UNSC आता है, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना और रिप्रेजेंटेटिव बनाना और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना, ये एम है इसका, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब एक्चुअली मैंने क्यों बोला कि एक जोग्राफिकल टर्म नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में आता ही नहीं है ना, इंडिया ही उसको होस्ट कर रहा है। तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जो है एक तरीके से कहना चाहिए वो इसीलिए इंडियन मतलब जोग्राफिकल टर्म नहीं है। अब अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन और वैक्सीन के बारे में। तो रिसेंटली वर्ल्ड की पहली वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया को अप्रूवल दिया गया है बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA में। चिकनगुनिया वायरस की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस RNA वायरस है, एंड इट बिलोंग्स टू अल्फा वायरस जीनस ऑफ द फैमिली टोगा विरिडे। याद रखिएगा फैमिली टोगा विरिडे है, एंड इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था चिकनगुनिया के आउटब्रेक को 1952 में सदर्न तंजानिया में, ठीक है ना। और ह्यूमंस में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडीज इजिप्टी या एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज के कारण। तो एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस याद रखेगा। अब जो वैक्सीन उसके बारे में बता दूं तो वैक्सीन का नाम है चिकवी, याद रखेगा, सॉरी नॉट चिकवी, तो चिकनगुनिया वायरस हो गया। वैक्सीन का नाम है IX चिक, याद रखेगा, IX चिक याद रखेगा, है ना। तो इसको डेवलप किया यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने, उसको ब्रांड किया जाएगा IX चिक के नाम से, IXCHIQ, ठीक है ना। एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर ट्रांसमिशन पीपल हु आर 18 ईयर्स और ओल्डर एंड आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द वायरस। अगर आप पूछें कि ट्रीटमेंट क्या है चिकनगुनिया का, तो कोई क्योर तो नहीं है चिकनगुनिया का एज ऑफ नाउ। केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिल सकता है, मतलब सिम्टम्स के हिसाब से रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि एनाल्जेसिक्स दे दिया तो पेन ख़त्म हो जाएगा, एंटीपायरेटिक्स दे दिया तो फीवर ख़त्म हो जाएगा, है ना। और कहा जाता है कि भैया फ्लूइड्स अच्छे से लो, रेस्ट अच्छे से करो, ये सारी चीज़ें हैं। मॉस्किटो कंट्रोल रखो, है ना, मॉस्किटो को ब्रीड होने से रोको, ये सारी चीज़ें हैं। वैक्सीन देख ली, आगे देखते हैं AI वॉइस क्लोन। नाउ डी फेक ऑडियोज़ भी चलने लगे। अभी आपने डी फेक के, आपने सारा तेंदुलकर का देखा होगा शुभमन गिल के साथ, आपने रश्मिका मंदाना का वीडियो देखा होगा। डी फेक वीडियोज़ आर प्रेवेलेंट नाउ डेज। डी फेक मतलब कि उसमें इस तरीके से एडिटिंग की जाती है कि जो नकली रहते हैं वो भी असली दिखने लगता है ना। और इस तरीके से किसी की भी इमेज है या किसी की भी क्या है, आप उसको बहुत ही उसको कई बार मतलब मिसयूज़ कर सकते हो फॉर एक्सटॉर्शन एंड ऑल, एंड कई बार उसकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, वायरल होने के लिए, ब्रेकिंग कल्चर जो चल रहा है आजकल। अब क्लोन्ड वॉइसेस जो हैं ये भी एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है इसका भी, क्योंकि कई बार इसको मिस इन्फॉर्मेशन प्रोलिफरेट करने के लिए, इनफैक्ट आपने बाबर आजम के गाने सुने होंगे, है ना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो ये सब ये डीप फेक ऑडियोज़ ही हैं जिसमें आपको समझ नहीं आता। AI टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में कुछ बना दिया, है ना। एंड डीप फेक ऑडियो इज़ द वन दैट मिमिक्स अ रियल पर्सनस वॉइस। इसमें डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरीके से जनरेटिव AI का ही फॉर्म है। जैसे आपने ओपन AI देखा होगा, है ना। तो इसी तरीके से ये भी डीप लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, जनरेटिव AI ही होता है। जनरेटिव AI refers to the capability of AI enabled machines to use existing text, audio files और images to create a new content। तो जनरेटिव AI का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक ऐसी AI enabled मशीन, एक ऐसी AI enabled मशीन जो कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट का यूज़ करके या एग्जिस्टिंग ऑडियोज़ का यूज़ करके या एग्जिस्टिंग इमेजेस का यूज़ करके नया कंटेंट क्रिएट कर सके। अब इसका ऑब्वियस सी बात है कैसे यूज़ किया जाएगा, तो इसका यूज़ किया जाता है टू जनरेट सिंथेटिक और मैनिपुलेटेड वॉइस रिकॉर्डिंग्स। तन्मय भट्ट का एक चैनल है यूट्यूब में, जिसमें कई बार हमने देखा भी है कि वो कहता है कि अच्छा आतिफ की आवाज़ में गाना गवाओ, मोदी जी की आवाज़ में गाना गवाओ। तो वो भी डीप फेक ऑडियोज़ ही हैं एक तरीके से, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम? तो देखो इसका मिसयूज़ तो बहुत हो सकता है, आप सब भी जानते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स डेटा, ये सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल आप कैसे करोगे? तो एक तरीका है डिजिटली साइंड वीडियोज़। अब जो वीडियोज़ बने या ऑडियोज़ बने उनको आप डिजिटली साइन करो ताकि वेरीफाई हो सके इट योर द ट्रस्ट ऑफ दैट, है ना। इसके अलावा AI वॉइस क्लोन डिटेक्टर्स
बनाए जा सकते हैं, जो कि अगर एआई वॉइस क्लोन डिटेक्टर्स में आप उसको डालो तो बता दे कि ये फेक है या ये रियल है, इस तरह की चीज़ें है ना। एंड क्रैकिंग डाउन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे अधिक प्रोलिफरेशन जो है इनका वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, तो वहाँ पे अगर आप क्रैक डाउन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं सोशल मीडिया कंपनीज़ को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एडवाइजरी भेजी थी, जिसने कहा था कि भैया डीप फेक जो कंटेंट है, जैसे कि सारा तेंदुलकर का सारा या आपका शुभमन गिल के साथ वीडियो है या रश्मिका मंदाना का वीडियो, तो इस तरीके के जो डीप फेक कंटेंट है इनको आप टेक डाउन करें, इनको हटाएं, उनको टैकल करें, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक बहुत अच्छा पॉइंट इस आर्टिकल में लिखा था एआई वॉइस क्लोन्स इन पॉलिटिक्स। कई बार क्या होता है कि कुछ मैसेजेस जैसे पॉलिटिक्स के टाइम पे, अब ऐसे आपको राहुल गांधी जी का एक याद होगा आलू सोना वाला कंटेंट है ना, वही फेक कंटेंट था, उसमें कोई रियलिटी नहीं थी, वो उन्होंने वो चीज़ नहीं बोली थी, दूसरी चीज़ थी। लेकिन सोशल मीडिया में चूंकि ट्रैवल इतना जल्दी होता है और इतने लंबे समय तक के लिए रहता है कि आप उसको मतलब ये नहीं समझ सकते कि वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और पॉलिटिक्स में इसको बहुत मिसयूज़ किया जा सकता है। तो पॉलिटिक्स में इसका यूज़ किया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है पल्सर ग्लिच, ठीक है ना। तो पल्सर ग्लिच एक्चुअली 1969 में साइंटिस्टों ने नोटिस किया कि जो रोटेशन स्पीड है या रोटेशन रेट है पल्सर का, वो अचानक से इंक्रीज़ हो गया है, रोटेशन रेट ऑफ द पल्सर, इसको पल्सर ग्लिच कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि जब स्टार्स की डेथ होती है तो उनका कोर इम्प्लोड कर जाता है ना, कोर्स इम्प्लोड करते हैं। एंड अगर कोर धीरे धीरे जैसे जैसे कंसनट्रेट होते होते अगर बहुत हैवी हो गया कि उसका वजन ना झेल पाए, तो फिर वो दे बिकम द ब्लैक होल, व्हेन दे आर हैवी इनफ दे बिकम द ब्लैक होल। एल्स अगर वो बिल्कुल भी मतलब अपने वेट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको होल्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो कोलैप्स हो जाता है और न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, ठीक है ना। अब पल्सर क्या होता है, तो पल्सर्स आर बेसिकली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, दे आर सुपर डेंस ऑब्जेक्ट्स, दे आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हुज रोटेशन रेट स्लोड ओवर टाइम, ठीक है ना, टाइम के साथ उनका रोटेशन रेट स्लो होता है। दे आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है ना। अब पल्सर ग्लिच क्या है, अब मैंने आपको बता दिया पल्सर बोल दिया भैया रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है ना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, प्लस दूसरा मैंने क्या बोला कि इनका रेट धीरे धीरे स्लो होता है। बट अब सपोज करो अगर रेट स्लो होना है टाइम के साथ और अचानक से ये रेट बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली बात है दैट विल बी ए ग्लिच, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, पल्सर ग्लिच बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, एक चीज़ जुड़ी हुई है रोटेशन के स्पीड के कम होने से। क्या होता है कि जो एनर्जी बच रही है, जैसे मान लो रोटेशन की स्पीड घटी तो एनर्जी कुछ बची, अब वो जो एनर्जी बचती है ना, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एक्सेलरेटेड आउटसाइड द स्टार, इसी को बोलते हैं एमिशन ऑफ द रेडियो सिग्नल्स। तो रेडियो सिग्नल्स एमिट होते हैं यहाँ से, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। पल्सर ग्लिच क्या है, अगेन रिपीट कर दूंगा, एब्रप्ट एंड ब्रीफ इंक्रीज इन द रोटेशन स्पीड ऑफ अ पल्सर बिफोर रिलैक्सिंग टू द ओरिजिनल वैल्यू स्लोली। तो जब अचानक से ब्रीफ या एब्रप्ट इंक्रीज होता है रोटेशन रेट में, उसको हम बोलते हैं पल्सर ग्लिच। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि पीएम जन मन, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, पीएम जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये 15 नवंबर यानी कि जनजाति गौरव दिवस के दिन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये याद रखिएगा जनमन, ये जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है और ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल आइकॉन बिरसा मुंडा। तो उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में तो छुट्टी भी मिलती है इस दिन। तो जनमन जो है इट इज़ लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। भारत में कितने हैं, 75 पीवीटीजीज आर देयर। तो इसको पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन भी कहा गया है, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, याद रखिएगा। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो पीछे रह गई हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम डिलीवरी, यानी कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनकी लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि जनजातियों तक इसका पूरा जो है वो बेनिफिट पहुँचे। पीवीटीजीज़ मैंने आपको बता दिया 75 पीवीटीजीज़ हैं इंडिया में, जो लगभग 24,000 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं। ये पीवीटीजीज़ जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो सबसे मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रिस्टीन जिनका इन्वायरमेंट रहा है, रहने का तरीका अभी भी नहीं चेंज हुआ है, प्रिमिटिव मेथडोलॉजी एग्रीकल्चर की यूज़ करते हैं, एजुकेशन का लेवल कम है, नंबर्स थोड़ा ड्विंडल हो चुके हैं, ऑल दीज थिंग्स आर द कंडीशंस फॉर देम, है ना। अगला न्यूज़ टॉपिक है जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज़। तो वर्ल्ड की पहली जीन थेरेपी जिसका नाम है कास गेवी,
याद रखिएगा कास्गेवी, अगर आपसे कोई पूछे कास्गेवी क्या है तो वर्ल्ड की पहली जीन थेरेपी है फॉर सिकल सेल डिसीज। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन ब्रिटेन। तो कहाँ पे अप्रूव किया गया है? ब्रिटेन में अप्रूव किया गया है कास्गेवी को। वर्ल्ड की पहली जीन थेरेपी है फॉर सिकल सेल डिसीज़। इसको बनाया गया वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स यूरोप की कंपनी है एंड क्रिस्पर थेराप्यूटिक्स के द्वारा। जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज़ यूजेज अ नॉन इन्फेक्शियस लेंटी वायरस। तो ये जो जीन थेरेपी है सिकल सेल के लिए, इसमें एक यूज़ किया जाता है नॉन इन्फेक्शियस लेंटी वायरस। तो नॉन इन्फेक्शियस लेंटी वायरस का यूज़ किया जाता है एंड ये क्या करता है बेसिकली, जो BCL11A जीन है उसको साइलेंस कर देता है। BCA11 जो जीन है उसको साइलेंस करता है। सिकल सेल में होता क्या है कि आप सबको पता है, सिकल सेल डिसीज़ में जो आपके RBCs हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, और सिकल शेप्ड होने के कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे मतलब जो ब्लड का ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर नहीं कर पाते। ये ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कडालंडी मड फ्लैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैंड सेडिमेंटेशन इज कॉजिंग द मड फ्लैट्स ऑफ कडालंडी टू वैनिश। अब कडालंडी कहाँ पर है? कि आपका जगह है कोझीकोड केरला में जगह है एंड 8 हेक्टेयर ऑफ न्यूट्रिएंट रिच इंटर टाइडल मड फ्लैट्स जो थे यहाँ पे वो अभी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड कडालंडी वहाँ पे एक रिवर है, इट इज़ द 6th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड 2 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ओली पूजा एंड वेलियार। एंड कडालंडी रिवर एंड द चलियार रिवर मर्जेस विद द अरेबियन सी एट कडालंडी। तो ये जगह जो है कोझिकोड केरला में, वहाँ पर ये चलियार रिवर और कडालंडी रिवर जो है वो मर्ज होती है अरेबियन सी के साथ। थ्रेट सबसे बड़ा क्या है? इट हैज़ रिड्यूस टू अबाउट 1 हेक्टेयर। मैंने आपको बताया कि 8 हेक्टेयर का एरिया था, अब 1 हेक्टेयर का बचा है। बिकॉज क्या रीजंस हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये एरिया अगर घटेगा तो इससे क्या होगा, दिक्कत क्या होगा कि जो वहाँ पे बर्ड्स डिपेंडेंट थी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती थे, वहाँ पे वो नहीं आएंगी, कम आएंगी। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका दूसरा जो रीज़न है वो ये कि जो केरला में फ्लड्स आए 2018-19 में, उनमें बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन कडालंडी का किया गया है ना। मैनग्रूव इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा था, इस कारण से भी एक रीज़न है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कडालंडी बर्ड सेंचुरी भी है। इट इज़ होम टू ओवर 100 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स एंड अबाउट 60 स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड कडालंडी वल्ली कुन्नू कम्युनिटी रिजर्व KVCR जो है वो इंडिया का पहला रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व है। याद रखिए, कडालंडी वल्ली कुन्नू कम्युनिटी रिजर्व इज इंडियाज़ फर्स्ट रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है ना। एंड यहाँ पैचेज आपको मैनग्रूव के भी मिलेंगे। मड फ्लैट्स की बात करें तो दे आर बेसिकली नोन एज टाइडल फ्लैट्स विच आर कोस्टल वेटलैंड्स, मतलब एक तरह से वेटलैंड्स में आते हैं। एंड लेट मी शो यू। तो ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। क्या होता है, टाइड्स कई बार क्या करती हैं, जैसे जो जोन ऑफ मीटिंग लैंड होता है वहाँ पे सेडिमेंटेशन जमा करने लगती हैं, है ना। जब सेडिमेंटेशन जमा करती है तो उस कारण से ये मड फ्लैट्स बन जाते हैं, है ना। तो ये याद रखेगा, मड फ्लैट्स आर दी। तो ये इंटर टाइडल जोन्स होते हैं बेसिकली, इनको आयरलैंड स्लॉप्स भी कहा जाता है, आयरलैंड स्लॉप्स बोलते हैं इनको। ठीक है ना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ठीक है ना। एंड हैबिटेट फॉर बर्ड्स के रूप में काम करता है। मतलब कई बार आपने ये भी सुना होगा कि जो टर्टल्स आते हैं, सी टर्टल्स भी बैठे रहते हैं, वो मड फ्लैट्स में ही बैठे रहते हैं ना। तो बर्ड्स हो गया, ये इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं। अगला जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में। तो अभी लार्ज इंडस्ट्रियलाइज्ड मीट एंड डेयरी कंपनीज दे प्रमोट अ न्यू मेट्रिक फॉर मेजरिंग मीथेन एमिशन, है ना। तो याद रखिएगा, मीथेन एमिशन का मेट्रिक डेवलप किया गया है, जिसको कहते हैं GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, हालांकि आपको NCERT में मिल जाएगा, दिया है कि कितना पोटेंशियल है, मतलब कितना हीट ट्रैप कर सकता है, कितना हीट ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर सकती है एटमॉस्फेयर में। एंड इट मेजर्स द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 टन ऑफ एन एटमॉस्फेरिक गैस। याद रखिएगा, इट मेजर्स द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 टन ऑफ एन एटमॉस्फेरिक गैस over a specific period relative to energy absorbed by 1 ton of carbon dioxide। अब ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल NCERT में दिया हुआ है हालांकि, है ना। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिटरमाइन करता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैस है, कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस, अभी तो हमने जो ऊपर डेयरी वाला पढ़ा वो मीथेन के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स एनिमल्स और ये रूमिनेंट वाले एनिमल्स जो हैं, जो गाय बैल हो गए, ये भी मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स है, इनके पेट से निकलती रहती है। तो इस कारण से उन्होंने मीथेन के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला है। बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी भी गैस का आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपकी जो गैस है जो आपने ली है वो कितना पोटेंशियल रखता है, उसका 1 टन कितना एटमॉस्फेयर, मतलब कितना एब्जॉर्व कर सकता है कार्बन, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 टन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस।
और दूसरा 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना एब्जॉर्व कर सकते, उसका रिलेशन निकाला जाता है, एक दूसरे के रिलेटिव निकालते हैं। जैसे कि अगर हम मीथेन का देखें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज अराउंड 21 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ CO2। 21 गुना ज़्यादा होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का दैन दैट ऑफ CO2, ठीक है ना। और जिसका जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, और अगर उतनी एनर्जी अब्जॉर्व करेगा तो ऑब्वियस बात है हीट भी ज़्यादा करेगा। तो जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है वो हीट ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कितना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, या कंसंट्रेशन क्या है उस ग्रीन हाउस गैस का एटमॉस्फेयर में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब GWP 100 क्या है, तो GWP 100 वॉज डिवाइज्ड अंडर 2015 पेरिस एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC। वहीं पे GWP* क्या है, 2016 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस्ड किया था, ठीक है ना। एंड जो GWP* है उसमें जो बेस लाइन गैस है वो मीथेन है, और GWP 100 जो है उसमें बेस लाइन गैस जो है वो CO2 है। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट वाला हमने पढ़ा ना, ये हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट वाला, तो वो मीथेन एमिशन मैट्रिक्स GWP* यूज़ करने का बोल रहे हैं एज अ मोर पोटेंट वे, है ना। तो याद रखेगा जो डेयरी प्रोडक्ट वाले हैं कंपनीज हैं वो GWP* जिसमें बेस लाइन गैस कौन सी है, मीथेन है, उसका यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। आगे देख लेते हैं COP28 के बारे में एडिटोरियल था, इंडिया हैज़ अ क्रिटिकल रोल इन दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। COP28 कहाँ होने वाला है, तो ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात्स में होगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। COP क्या है ये आपको पता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहलाते हैं, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की। ये हर साल होता है, जब तक पार्टीज़ एग्री करें कहीं और कभी और के लिए तो हर साल होगा, एंड डिफरेंट रीजन में होता है ये, है ना। एंड याद रखेगा COP1 जो हुआ था 1995 में हुआ था बर्लिन में कोविड के समय, फिर COP26 हुआ था अभी 2021 में, COP27 हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में, अब COP28 होने वाला है जो कि दुबई में होने वाला है, दुबई UAE में होने वाला है। COP क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे ग्लोबल पार्टनर्स मिलते हैं, सारी कंट्रीज़ के लीडर्स मिलते हैं, और वहाँ पे कंसेंसस बनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज से रोकने के लिए। COP21 क्या डिस्कशंस होने वाले हैं, बेसिकली लॉस एंड डैमेज फिनेंस फैसिलिटी, जो आपको बीच में पता होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चली कि लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई कि जो डैमेजेस हो चुकी हैं, स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो उसकी डिटेल्स अभी भी हैं वही अलग। जब फंड्स की बात आती है, जब फिनेंसेस की बात आती है, तो वहाँ पर थोड़ा पीछे हो जाती हैं कंट्रीज़, तो उनकी डिटेल्स को चॉक आउट करने के लिए। एंड एक ग्लोबल गोल ऑन फिनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस एक मुद्दा रहेगा, क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट को और तेज़ करना है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ मदद कर सकते हैं, एंड करंट एमिशन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, उसमें क्या डिफरेंस है उसको। एंड फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो कंक्लूड होगा COP28 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल स्टॉक टेक पहला जो है। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर 5 साल में एक रिव्यू लिया जाएगा कि जो हमारा टारगेट है उससे हम कितना दूर हैं, कितना पास हैं, उसकी बजटिंग की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि क्या सारी कंट्रीज़ राइट ट्रैक में हैं अथवा नहीं। तो वो चीज़ जो है ग्लोबल स्टॉक टेक में होगा, उसका पहला जो स्टॉक टेक है वो कंक्लूड होगा COP28 में। लिखा भी है देखो नीचे, ग्लोबल स्टॉक टेक इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 14 subsection 1 of the Paris Agreement. It is a process for countries and stakeholders to see where they are collectively making progress towards meeting the goal of the Paris climate change and where they are not. मतलब ये देखना है कि कहाँ पे वो गोल्स पूरा कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। अगला टॉपिक है सी बकथॉर्न, लद्दाख सी बकथॉर्न गेट्स GI टैग। तो ये लद्दाख का सी बकथॉर्न जो है, इट हैज़ बीन ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सी बकथॉर्न क्या है, इट इज़ अ श्रब, याद रखिएगा श्रब कैटेगरी में आता है, दैट प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी। याद रखिएगा, इट प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी, इसको बोलते हैं सी बकथॉर्न, एंड इट इज़ फाउंड इन इंडिया, जनरली फाउंड इन ड्राई एरिया सच एज कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड स्पीति। लोकल नेम्स की बात करें तो लद्दाख में इसको पॉपुलरली कहा जाता है वंडर प्लांट के नाम से, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या गोल्ड माइन के नाम से, कोल्ड डेजर्ट्स की, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में इनको हिमालयन छरमा बोलते हैं, याद रखिएगा, इन लोकली इन हिमाचल प्रदेश कॉल्ड एज हिमालयन छरमा।
तो ये जीआई टैग दिया गया लद्दाख के नाम पे, तो याद रखिएगा। इसका मेडिसिनल पर्पस है स्टमक, हार्ट, स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में, रिच इन वाइटामिन्स, कैरोटेनॉइड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन एक्लिमेटाइजिंग टू हायर एल्टीट्यूड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, जूस, जैम, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटो सस्पेंड्स CFE ट्रीटी आफ्टर रशियाज पुल आउट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेटो ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप, CFE बोलते हैं, ट्रीटी ऑन द कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। इट्स अ की कोल्ड वॉर एरा सिक्योरिटी ट्रीटी, ये कोल्ड वॉर एरा की ट्रीटी है, सिक्योरिटी ट्रीटी है। एंड क्यों नेटो ने फॉर्मली अनाउंस किया इसका सस्पेंशन? क्योंकि रशिया ने इस ट्रीटी से पुल आउट कर लिया था। अगर मैं डिटेल बताऊं इस ट्रीटी की, तो CFE ट्रीटी जो है वो कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे है। कोल्ड वॉर मतलब USA और USSR के बीच में जो चल रहा था, है ना, पूरा 1945 के बाद से 1991 तक जो चला है, ठीक है ना। और इट वॉज एम्ड एट टू प्रिवेंट मासिंग ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज बाय नेटो एंड वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज। नेटो जैसे अमेरिकन लेड कंट्रीज थी ना, वैसे ही रशियन लेड कंट्रीज जो थी, यानी USSR लेड कंट्रीज जो थी, वॉर्सो पैक्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसे नेटो किया था ना, वैसे वॉर्सो पैक्ट USSR ने किया था, ठीक है। और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस ना अमास कर सकें नियर द म्यूचुअल बॉर्डर्स, तो इस कारण से ये CFE ट्रीटी साइन की गई थी। 1990 में साइन हुई थी एंड फुल्ली रेटिफाइड इन 1992। तो साइन 1990 में हुई थी, फुल्ली रेटिफाइड 1992 में हुई। सिग्निफिकेंस मतलब इट प्लेस द लिमिट्स ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्सेज इन यूरोप एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग टेंशंस एंड आर्म्स बिल्डअप इन द रीजन। तो क्या था, देखो, कुछ कंट्रीज़ USSR की कंट्रीज़ थी यूरोप में, कुछ कंट्रीज़ अमेरिकन लेड कंट्रीज़ थी। अब एक दूसरे का बॉर्डर तो वो शेयर कर रही हैं, ऐसा ना हो कि वो लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्सेस एक दूसरे के बॉर्डर में रखें या टेंशन्स क्रिएट हो। तो उनको दूर करने के लिए ये कहा गया कि भैया आप लिमिट्स लगा दी गई कि इससे ज़्यादा फोर्सेज नहीं हो सकती हैं। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। रशिया ने क्यों विड्रॉ किया? रशिया ने ऑब्वियस बात है विड्रॉ किया क्योंकि यूरोप से उनका सही नहीं लग रहा था, उनका यूक्रेन के प्रति बढ़ता लगाव। उन्होंने कहा भैया हमारे फंडामेंटल सिक्योरिटी कंसर्न है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि CFE ट्रीटी का कोई मतलब रह नहीं गया है एडवांस्ड वेपनरी के एज में, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। वॉर्सो पैक्ट मैंने आपको बताया, इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस भी कहा जाता है। एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है जिसको सोवियत यूनियन ने इस्टेब्लिश की थी। कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी सोवियत यूनियन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, साइन की गई थी ये 1955 14 मई 1955 में। और इसमें सोवियत यूनियन, अल्बानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब कंट्रीज इसके अंदर पार्ट थी, है ना। और ये साइन किया गया था टू काउंटर बैलेंस नेटो, ऑब्वियस सी बात है ना। अगला जो आर्टिकल है वो है गवर्नर्स राइट टू विदहोल्ड एसेंट। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, आप सबको पता है, तमिलनाडु क्यूरियस केस है जिसमें वहाँ के गवर्नर RN रवि ने डिसीजन लिया था टू विदहोल्ड एसेंट टू 10 पेंडिंग बिल्स। एंड इस कारण से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम दोबारा से उसको पास करके भेज देंगे, और फिर पास किया, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है अगर हम बात करें तो कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं आपको बता दूं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 163 विच डील्स विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर, डिस्क्रिशनरी पावर जो है। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इफ क्वेश्चन अराइजेज ऑन वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नर ओनली। मतलब कि ये बताना कि कोई चीज़ गवर्नर के डिस्क्रिशन में है अथवा नहीं, ये खुद गवर्नर की ही पावर है, ठीक है ना। तो और वो फाइनल है। एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय हिम कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ऑट और ऑट नॉट टू हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिशन। दूसरा याद रखिएगा, जो बिल्स हैं वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत व्हेन अ बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो गवर्नर के पास 4 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। पहला रहता है कि वो असेंट दे दे बिल को, दूसरा है कि विदहोल्ड कर दे असेंट बिल का, जिसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, तीसरा है कि रिटर्न कर दे बिल फॉर रिकन्सिडरेशन अगर वो मनी बिल नहीं है तो उसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर दोबारा पास कर देता है तो गवर्नर को फिर वो बिल पास करना पड़ता है। एंड चौथा है कि वो रिजर्व कर सकता है किसी भी बिल को फॉर कंसीडरेशन टू द प्रेसिडेंट, है ना। कुछ केसेस में उसको करना मैंडेटरी, जैसे अगर हाई कोर्ट का पावर डिमिनिश किया जा रहा है तो उसको मैंडेटरी है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं आर्टिकल 200 के अंतर्गत। अब क्या गवर्नर डिले कर सकता है इन क्लियरिंग द बिल्स इंडेफिनिटली? तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 200 में गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल। तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, एज
सुन एज पॉसिबल लिख दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब है कि वो इंडेफिनिट पॉकेट वीटो भी कर सकता है, मतलब कि अपने पास रखा रहेगा, कीपिंग इट इन देयर पॉकेट। एंड गवर्नर हैव एक्सप्लॉइटेड दिस एम्बिग्यूटी टू सिट ऑन द बिल्स इंडेफिनिटली। बहुत पहले से गवर्नर्स इसका काम यूज़ करते आए हैं, और वही ऑब्वियस सी बात है बहुत सरकार जाने तक ही कई बार वो होल्ड करके रखते हैं। एंड इस कारण से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पैरालिसिस हो जाता है, उसको वो काम नहीं कर पाती है। तो कुछ रिकमेंडेशन है अलग अलग कमिटीज़ के ऑन दिस इशू, जैसे सरकारिया कमीशन की बात करें तो उसने रिकमेंडेशन किया था, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शनल केसेस वेयर द बिल्स आर आउटराइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। दूसरा पुंछी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि 6 महीने के अंदर असेंट दे, विदहोल्ड करे, जो भी करना है 6 महीने के अंदर करें, मतलब एक टाइम पीरियड ऐड करने के बाद कही थी पुंछी कमीशन ने। ये सब स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बनाई गई कमीशन से, याद रखेगा। फिर तीसरी है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। उसने कहा था कि इंटर स्टेट काउंसिल शुड फॉर्मुलेट गाइडलाइंस ऑन हाउ गवर्नर शुड एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर के लिए उन्होंने कहा था, सेकेंड ARC ने कहा था कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बताए कि क्या गाइडलाइंस है गवर्नर्स को ऑन डिस्क्रिशनरी, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर में उसके पास ही पावर है कि वो डिटरमाइन करता है, तो ये भी अपने आप में एक इशू है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। की जजमेंट्स की अगर हम बात करें तो रामेश्वर प्रसाद केस पढ़ सकते हैं आप, शमशेर सिंह केस पढ़ सकते हैं, नबाम रेबिया एंड बमांग फेलिक्स केस पढ़ सकते हैं जो कि रिलेटेड टू गवर्नर पावर एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ECTA हुआ है। याद रखिएगा FTA जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारा होता है उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे किसी का CEPA किया हुआ है हमने, अब किसी के साथ ECTA किया है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो ECTA है, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब ECTA क्या है? इंडियन एक्सपोर्टर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ECTA। अभी रिपोर्ट आई है कि भैया हमने 77% यूटिलाइज़ किया है ECTA को, जो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत एक यूटिलाइजेशन रेट होता है, मतलब कि यूटिलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एक्सटेंट और परसेंटेज टू विच द बेनिफिट्स एंड प्रोविजंस ऑफर्ड बाय द एग्रीमेंट आर एक्चुअली यूटिलाइज, मतलब कि जितने अगर आपको बेनिफिट ऑफर किए जा रहे हैं उसमें से कितने परसेंटेज आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स ने 77% एक्सपोर्ट जो है वो मतलब यूटिलाइज कर रखा है, तो काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं वो भी बताएगा, है ना। वैसे हमारा यूटिलाइजेशन रेट 25% के अंदर रहता था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया था, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अब 77% कर पा रहे हैं ECTA को। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ECTA की अगर हम बात करें तो ये 2022 में साइन किया गया है टू प्रोवाइड एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू इंकरेज एंड इम्प्रूव ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट इट इज़ फर्स्ट सच एग्रीमेंट फॉर विच इंडिया ने एक डेवलप्ड कंट्री के साथ किया है। द डील हैज़ अ पोटेंशियल टू रेज इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला टॉपिक है एयर ग्लो। व्हाट इज दिस एयर ग्लो? अभी रिसेंटली नासा ने पिक्चर शेयर किया था एयर ग्लो का, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो उन्होंने लिया था। एयर ग्लो क्या है? इट इज़ नेचुरल ग्लोइंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की नेचुरल ग्लोइंग को ही एयर ग्लो कहा जाता है। इट हैपन्स ऑल द टाइम एंड इट इज सिमिलर टू ऑरोराज, बट ऑरोराज आर ड्रिवन बाय हाई एनर्जी particles originating from solar wind. Air glow is energized by ordinary day to day solar radiation. तो जैसे कि दिखते ही ऑरोराज जैसे ही हैं, बट अरोरा जब आते हैं तो वो उनका रीज़न जो होता है वो सोलार स्टॉर्म, सोलार विंड और ये सब होते हैं। लेकिन जो एयर ग्लो होता है वो नॉर्मल डे टू डे जो सनलाइट आती है ना उसी से एनर्जाइज हो जाती हैं, है ना, बड़ा लोकल लेवल का है, मतलब कहना चाहिए। एंड ये 3 तरीके के होते हैं, डे ग्लो, ट्वाइलाइट ग्लो और नाइट ग्लो के रूप में इसको 3 शब्द उसमें कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन कलर्स आर ग्रीन, रेड एंड ब्लू, है ना। एंड ये आप याद रख सकते हैं इन दीज, तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ कियान लॉन्ग शूहू। क्या है कियान लॉन्ग शूहू? तो रिसर्चर्स जो हैं चाइना में रिसेंटली उन्होंने डिस्कवर किया है एक प्रीवियसली अननोन डायनासोर स्पीशीज़। इसका नाम उन्होंने कियान लॉन्ग शूहू रखा है एंड इसके अनहैज्ड एग्स के साथ मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। डिस्कवर्ड प्रीवियसली अननोन डायनासोर स्पीशीज़ है ये।
क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि एडल्ट स्पेसिमेन के साथ साथ चाइनीज रिसर्चर्स ने अनकवर किए हैं 50 फॉसिलाइज्ड एग्स ऑफ द सेम स्पीशीज, है ना, एंड दे स्प्रेड अक्रॉस द रीजन्स। तो कियान लॉन्ग शूहू याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ डायनासोर्स नोन एज सौरोपोडोमॉर्फ्स, याद रखिएगा इनको सौरोपोडोमॉर्फ्स कहा जाता है, विच कंटेन सौरोपॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स, है ना। तो सौरोपोडोमॉर्फ्स मॉर्फ्स बोला जाता है, एंड इट लिव्ड इन व्हाट इज नाउ चाइना ड्यूरिंग द अर्ली जुरासिक एपॉक, है ना। तो जुरासिक जो एरा था, जुरासिक के टाइम पे ये थे, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये जो सौरोपॉड्स है ना, सौरोपॉड्स वे एक्चुअली द डोमिनेंट हर्बीवोर्स ऑफ द जुरासिक पीरियड, एंड दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग नेक्स, लॉन्ग टेल एंड 4-legged स्टैंस, है ना। तो याद रखिएगा दे वर द डोमिनेंट हर्बीवोर्स थे, वो सौरोपॉड्स कहलाते थे, एंड दे वर सम ऑफ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स एवर टू वॉक ऑन द अर्थ। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा आप लोग को, आप सबने जुरासिक मूवी देखी होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगला, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, NASM-SR। अगर आपसे कोई बोले कि NASM-SR क्या है, तो ये नेवल एंटी शिप मिसाइल है, नेवल एंटी शिप मिसाइल, और ये शॉर्ट रेंज, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज कहलाती है। फर्स्ट इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड, एयर में लॉन्च किया जाता है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, एंड इसको इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अटैक हेलीकॉप्टर्स। द मिसाइल विल रिप्लेस द सी ईगल मिसाइल्स, हमारे यहाँ जो सी ईगल मिसाइल्स उनको रिप्लेस किया जाएगा इनके द्वारा, एंड दे आर करेंटली इन यूज विद द नेवी, है ना, याद रखिएगा। एंड सीकिंग हेलीकॉप्टर से आप इसको कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज विद द MH-60R, जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं USA से लाए जा रहे हैं, उनके साथ भी आप इसको इंड्यूस कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा इसको एंटी शिप क्रूज मिसाइल बोलते हैं, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, नेवल एंटी शिप मिसाइल है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। साथ ही सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली कहा है दैट दे वुड राइट टू स्मॉल स्टेट्स टू इनकरेज एस्पिरेंट्स टू यूटिलाइज द न्यूली लॉन्च्ड पोर्टल फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि वो स्टेट्स को इनकरेज करेंगे कि बच्चों को प्रमोट किया जाए कि वो साथ ही यानी कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोर्टल की मदद लें, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि फ्री लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल सके। एक तरीके से फ्री लर्निंग प्लस असेसमेंट प्लेटफॉर्म मिल सके, जहाँ पे बच्चों को नॉलेज तो मिले ही मिले, ट्रेनिंग मिले फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फ्री में। एम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज टू ब्रिज द गैप फॉर स्टूडेंट्स इन सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कॉस्टली एंट्रेंस एग्जाम गाइडेंस एंड कोचिंग। तो जो कॉस्टली कोचिंग्स और ये सब नहीं कर पाते, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो बच्चे जो है साथ ही पोर्टल का यूज़ करके एंट्रेंस टेस्ट की प्रैक्टिसेस और ये सब लगा सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा प्रिपरेशन का हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में, और आप नीट और जेई जैसे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। इसके अलावा UPSC कैट गेट के लिए भी यूज़फुल रहेगा। इट विल ऑल्सो अलाउ कैंडिडेट्स टू गेन एक्सपीरियंस इन कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जिसमें एक AI टूल का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है प्रूटर, विच वॉज डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। वीडियो सोल्यूशंस भी हैं इसमें, जेई नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मोटिवेशनल सेशंस भी रखे गए हैं। नाइट्रोजन 9 न्यूक्लियस। तो रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हिंट्स ऑफ द न्यू आइसोटोप कॉल्ड नाइट्रोजन 9, और ये नाइट्रोजन 9 एक नया आइसोटोप नाइट्रोजन का बनेगा बाय स्मैशिंग बीम ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप्स इनटू बेरिलियम एटम्स। कैसे बनेगा ये? बाय स्मैशिंग द बीम्स ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप्स इनटू बेरिलियम एटम्स, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम के एटम्स में स्मैश करेंगे ऑक्सीजन आइसोटोप्स को, तो नाइट्रोजन 9 बनेगा। नाइट्रोजन 9 न्यूक्लियस क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय 7 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। अनयूजुअली हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो है इसमें, एंड अब इसमें इतना ज़्यादा प्रोटॉन है, इतने कम न्यूट्रॉन है, तो इसके कारण ऑब्वियसली बात है इसका जो बैलेंसिंग है या फिर इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा हिला हुआ है, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? दे आर एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट दैट वेरी ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे मतलब अलग अलग आइसोटोप्स में केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं ना, एंड जैसे बोलते हैं ना कार्बन 14 हो गया, अलग हो गया, है ना। तो इस तरीके से हीलियम, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के अलग अलग हैं आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर।
जिनमें प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं और न्यूट्रॉन्स के नंबर जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे आइसोटोप्स स्टेबल नहीं होते, जैसे कि न्यूक्लियस 9 है, जो नाइट्रोजन 9 है, ये स्टेबल नहीं है और इसी कारण से ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ऑफन डिके एंड दे रिलीज एनर्जी एंड ऑल। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया रिसेंटली कमेंस्ड विद द ग्रैंड मेजर ओपनिंग ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम एट पणजी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम बनाया गया पणजी गोवा में, वहीं पे गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था और फिल्म डिवीजन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इसको ऑर्गेनाइज कराता है ना। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था इवेंट का वो मुंबई में हुआ था, फिर ये धीरे धीरे कलकत्ता में मूव किया, दिल्ली, मद्रास, ट्रिवेंड्रम में मूव किया, इसके बाद ये गोवा में परमानेंटली 2004 से हो रहा है। ठीक है ना, आई होप यू विल रिमेंबर दैट ऑल। इट इज़ द ओनली फिल्म फेस्टिवल इन साउथ एशिया दैट इज एक्रेडिटेड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड एसोसिएशंस। तो साउथ एशिया का एकमात्र फिल्म फेस्टिवल है जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोडक्शन एंड एसोसिएशंस के द्वारा इसको एफिलिएशन भी दिया गया है, एक्रेडिशन भी दिया गया है। ये जो आपकी बॉडी है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड एसोसिएशंस, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है फिल्म प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें 37 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 30 कंट्रीज़ में फैली हुई, 5 कॉन्टिनेंट की, वो सारे इसका पार्ट हैं और वही फिर एक्रेडिशन भी देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि हीमोग्लोबिन विच इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन RBCs दैट बाइंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। जो ट्री का एपिडर्मिस होता है उसमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, अभी रिसर्चर्स ने पता किया है। अब एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द स्किन एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की एंड इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ब्लड RBCs में तो होता ही होता है हीमोग्लोबिन, लेकिन जो हमारी एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, उसको जो प्रोटेक्ट करती है हमको इन्वायरमेंट से, उसमें भी होता है। थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस वेरीज फ्रॉम डिफरेंट स्किन एंड epidermis layer itself is made up of 5 sub layers that work together to continually rebuild the surface of the skin। तो 5 लेयर खुद एपिडर्मिस में होती हैं एंड कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, जैसे केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्केल सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे केराटिनोसाइट्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन केराटिन। केराटिन जो होता है ना स्किन का, वो केराटिनोसाइट्स ही करते हैं। ठीक है ना, एंड यहाँ पे मिलानोसाइट्स होते हैं जो कि दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बेजल लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन जो कलर ऑफ द स्किन डिटरमाइन करता है। लैंगरहैंस सेल्स आर बेसिकली प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, लैंगरहैंस सेल बोलते हैं, एंड दे डिटेक्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस एंड ऑल। मर्केल सेल्स बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ जेंटल टच। मर्केल सेल्स है ना, याद रखिएगा। डर्मिस क्या होता है? इट इज लोकेटेड बीनीथ द एपिडर्मिस एंड इज द थिकेस्ट ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन। तो स्किन की 3 लेयर्स में सबसे थिक लेयर होती है वो डर्मिस होती है, ये बीनीथ द एपिडर्मिस होती है। एंड डर्मिस का मेन फंक्शन होता है टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड टू सप्लाई द एपिडर्मिस विद न्यूट्रिएंट सैचुरेटेड ब्लड। तो एपिडर्मिस को न्यूट्रिएंट सैचुरेटेड ब्लड देता है और रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, याद रखेगा। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट फॉर्मलाइज किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है ना, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट क्या है? इट इज़ एमिंग टू ब्रिज द ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स हैं उनको ब्रिज करना है एंड जो मेन स्ट्रीम है नेशनल हेल्थ सिस्टम्स की उनके साथ मर्ज करना है। ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो अभी चल रही है और प्लस ट्रेडिशनल, दोनों को मर्ज करके उसको नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ मेन स्ट्रीम करना है। इट इज़ अ की इनिशिएटिव आउटलाइंड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ग्लोबल स्ट्रैटेजी 2025 to 34 and it will be prepared by WHO with the support of Ministry of आयुष। तो WHO प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सपोर्ट से ये बनाई जाएगी स्ट्रैटेजी। इसको प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली बात है इसका मेन एम यही कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो डिसैमिनेट की जाएंगी, उनको नई जो हमारा अभी इसका सिस्टम चल रहा है, मेडिकल सिस्टम चल रहा है या ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम के अलावा कोई और अगर मेडिकल सिस्टम था तो उनके भी चीज़ें ली जाएंगी, है ना।
प्लस इनमें ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है ना। स्पेशली जो सिद्ध है, आयुष में जो सिद्धा है, एस यानी सिद्ध जो होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स एंड ऑल एलेबरेट की जा रही है। अगला टॉपिक है ई प्राइम लेयर। तो रिसेंटली एक स्टडी की गई थी इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि एक नई एनिग्मेटिक लेयर यानी कि पहेली वाली लेयर बन रही है, जिसको बोलते हैं ई प्राइम लेयर। ई प्राइम लेयर इज बीइंग फॉर्म्ड एट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर। अर्थ के कोर में ये एक और लेयर बनती जा रही है, उसको ई प्राइम लेयर बोलते हैं। ई प्राइम लेयर के बारे में इट वॉज बिलीव्ड दैट अ मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द कोर एंड मेंटल हो रहा है। इट वॉज बिलीव्ड कि जो देयर इज अ मटेरियल एक्सचेंज, मतलब मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन कोर एंड द मेंटल, है ना। एंड अभी ये पता लगाया गया है कि जो वाटर है जब वो कोर मेंटल बाउंड्री पे पहुंचता है तो इट रिएक्ट विद सिलिकॉन इन द कोर फॉर्मिंग सिलिका। तो वो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके सिलिका बनाता है। तो ये लेयर डेवलप हो रही है बेसिकली, एंड ई प्राइम लेयर इसको बोलते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो अभी रिसेंटली IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि 662 इलीगल माइग्रेंट्स थे जिनको रेस्क्यू किया गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ लिबिया। तो बात करें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1951 में हुआ था। ये लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेशन की फील्ड में काम करता है, और ये माइग्रेंट को बोलता है पर्सन हु मूव्स अवे फ्रॉम हिज और हर प्लेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंस वेदर विद इन अ कंट्री और अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर टेम्पोररीली और परमानेंटली एंड फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स। तो ये जैसे एक होता है रेफ्यूजी, एक होता है माइग्रेंट। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेंट जो होता है उसका मूवमेंट का रीज़न होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मेनली उसका इकोनॉमिक रीज़न होता है, कमाने के लिए कुछ किसी कारण से या कोई ऐसी मजबूरी है। नॉन परसिक्यूशन वाले रीजंस होते हैं। और रेफ्यूजी वो होता है जो किसी परसिक्यूशन से बचने के लिए उस प्लेस को छोड़ता है, या तो इन्वायरमेंटल रेफ्यूजी होगा जो इन्वायरमेंट का कोई क्राइसिस हो रहा होगा इसलिए भाग रहा होगा, या फिर वो किसी पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, या जैसे सीरिया में हो रहा है या यूक्रेन में हो रहा है तो इस कारण से ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण भाग रहा हो तो वो रेफ्यूजी कहलाता है, मतलब परसिक्यूशन से बचने के लिए, जैसे रोहिंग्यास हो गए। ठीक है। और IOM का काम यही है कि बेसिकली ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन हो सके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके माइग्रेशन में, है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IOM एक तरीके से UN एजेंसी है विच इज़ इन चार्ज ऑफ लेबर मोबिलिटी एंड माइग्रेशन इन जनरल, याद रखेगा। इट हैज़ 172 मेंबर स्टेट्स एंड 8 स्टेट्स होल्डिंग ऑब्जर्वर स्टेटस। इंडिया एक मेंबर स्टेट है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। चिमायराज क्या है, तो इन अ रिसेंट लैंडमार्क स्टडी साइंटिस्ट रिपोर्टेड सक्सेसफुली जनरेटिंग अ लाइव चिमायरा इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट। तो चिमायरा क्या होता है, तो जेनेटिक चिमायरा बेसिकली एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आप मोर देन वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप एक से ज़्यादा, मतलब अभी जैसा मेरी बॉडी है तो उसके अंदर एक ही जेनेटिक टाइप का, मतलब एक ही तरीके का जीनोटाइप होगा, है ना। लेकिन कई बार जेनेटिक चिमायरा क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आप सेल्स को बनाते हो कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट जीनोटाइप या डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप, उसका जेनेटिक मेकअप ही अलग अलग टाइप का, उसका मिक्स मर्ज हो, है ना। जैसे एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेरिंग डिग्री ऑफ चिमायरिज्म। द हाफ साइड बज ग्रियर हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ पैराकीट वाइडली अडॉप्टेड एज पेट्स बट डिफरेंट कलर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी। एक तरफ दूसरा कलर होता है, दूसरी तरफ दूसरा कलर होता है, वो चिमायरिज्म के कारण। एक तरफ अलग मतलब जीन्स हैं, दूसरी तरफ दूसरे जीन्स है कलर के, है ना। एंड एंगलर फिश होती है, द मेल फिश फ्यूजेस विद एंड इज इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द फीमेल फिश मिक्सिंग देयर जेनेटिक मेकअप्स इनटू अ सिंगल एनिमल, तो इसको एंगलर फिश बोलते हैं। तो ये नेचुरल चिमायरिज्म है, चिमायराज याद रखिएगा। ओना टुक्कारा सिसमे याद रखिएगा, एल्लू क्या है, ओना टुक्कारा ससमे। तो efforts are being made by the Kerala state authorities to expand the cultivation of geographical indication GI tagged Onna Tukkara sesame। तो Onna Tukkara sesame याद रखिए कल्टिवेट कहाँ होता है, केरला में। इट इज़ अ वेराइटी जहाँ से ऑयल निकलता है, ऑब्वियसली बात है, सेसमे नाम ही है। तो Onna Tukkara एल्लू एंड इट्स ऑयल आर फेमस फॉर यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स। इसके ऑयल भी निकलता है, एडिबल प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है। सेसमे की वेराइटी है, यानी सेसमे सीड्स बोलते हैं ना, खाते हो गए आप लोग, तो वहीं से है। फ्री मार्टिन्स, व्हाट आर फ्री मार्टिन्स। तो एग्रीकल्चरल सेटिंग में फ्री मार्टिन्स कांट रिप्रोड्यूस, दे कांट रिप्रोड्यूस। एंड क्या होते हैं फ्री मार्टिन्स, मैं आपको बता दूँ। एनिमल हस्बेंड्री में कैटल दैट आर बॉर्न एग्जिबिटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ सेक्सेस,
है ना। तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं विच एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द सेक्सेस आर कॉल्ड फ्री मार्टिन्स। तो फ्री मार्टिन्स आर स्टेराइल फीमेल कैटल्स। स्टेराइल मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, देन दे आर दैट रिजल्ट फ्रॉम द ट्विनिंग ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल विद इन द सेम यूट्रस। तो जब ट्विनिंग हो जाती है मेल एंड फीमेल की विद इन द सेम यूट्रस, उसके कारण ये फ्री मार्टिन्स डेवलप होते हैं। दे आर एक्चुअली स्टेराइल फीमेल कैटल, है ना। And this phenomena occurs in approximately 90% of such twin pregnancies in cattle. Key reason is the exchange of blood between the male and the female fetuses during gestation. तो gestation के टाइम पे blood and female या blood जो होता है मेल एंड फीमेल fetus का, जब वो एक दूसरे में exchange हो जाता है, उस कारण से होता है ना। this chromosome triggers the development of male reproductive organs in the male fetus, है ना, while the ऑब्वियस सी बात है फिर फीमेल फीटस में भी कुछ मेल उसके आ जाएंगे। तो फ्री मार्टिन्स दे कांट रिप्रोड्यूस, है ना। किसान लोग पहचान लेते हैं फिर इनको निकाल देते हैं अलग से, ना। बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की। तो रिसेंटली इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 ये जॉइंटली अवार्ड किया गया टू द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। याद रखिएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA एंड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कोविड-19 वॉरियर्स। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी 1986 में। इट कंसिस्ट ऑफ अ मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 25 लाख रुपीज़ अलॉन्ग विद साइटेशन. It is given to organizations, individuals who work towards ensuring international peace and development, ensuring that scientific discoveries are used to further the scope of freedom and better humanity, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट मिखाइल गोबराचेव को दिया गया, यूनिसेफ को दिया गया, जिमी कार्टर को दिया गया, है ना। तो ये इसरो को भी दिया जा चुका है 2014 में, मनमोहन सिंह को 17 में, डेविड एटनबरो को 19 में, प्रथम NGO को 2021 में दिया गया। ग्रीन वॉशिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो दैट इज़ इट। आई थिंक यहाँ पे मैं एंड करूँगा और एनालिसिस जो आगे के हैं वो मैं लेके आता हूँ। दैट इज़ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।